नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो जो शेड्यूल्स है और जो हमारे आर्टिकल्स है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, तो आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो हम लोग पहले अनुसूचियाँ को देखते हैं। तो अनुसूचियाँ तो इसे 12 है, लेकिन आपको 12 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जिसमें आपको 4वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं यानी कि 7 अनुसूचियाँ देखनी है। तो जो 4थी अनुसूचियाँ है, इसमें राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। यानी कि किस राज्य को राज्यसभा में, जो राज्यों का सदन कहा जाता है, उसमें किस राज्य को कितने सीट दिए जाएंगे, यह संविधान में किस अनुसूची में वर्णन है इसका? 4थी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची शक्ति का विभाजन है, यानी कि कौन से मुद्दे केंद्र उस पर कानून बना सकती है, कौन से मुद्दे पे राज्य बना सकती है, और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसपे केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। तो इसका वर्णन हमको 7वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। इसमें आपको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट में जो मुद्दे हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है, यानी संघ सरकार। राज्य सूची में केवल और केवल जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ही बनाएंगे, राज्य सरकार। और समवर्ती सूची जो है उसमें आपको राज्य सरकार के साथ साथ संघ सरकार भी उससे कानून बना सकते हैं। विवाद की स्थिति में अगर दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो वह संघ सरकार की कानून ही मान्यता मिलेगी, उसको वही प्रभावी होगी। 8वीं अनुसूची है जहाँ पे आपको भाषाएं से संबंधित है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो भाषा के संबंध में संविधान सभा में काफ़ी विवाद रहा, और अंततः जो हमारी जो राजभाषा बनी, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा बना? हिंदी बनी। और उसके साथ साथ 8वीं अनुसूची में और भी भाषाओं का जगह दी गई, स्थान दी गई, और वो आज बढ़ करके 22 हो चुकी है, यानी कि 22 भाषाओं को हमारे 8वीं अनुसूची में वर्णन मिलता है। 9वीं अनुसूची जो है वो विधि मान्यकरण से, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे एक जुडिशियल रिव्यू होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट किसी संसद के कानून को यह देख करके उसका आकलन कर सकता है कि संविधान का रूप है या नहीं, और उसको या तो मान्य उसको वैलिड कर देगा या नल वॉइड कर देगा, यानी उसको खारिज कर देगा या एक्सेप्ट कर लेगा, स्वीकार कर। तो जब जमीन से जुड़ी मुद्दे को लेकर के प्रथम जो सरकार थी उन्होंने कानून बनाया, तो इसके खिलाफ में जो जमींदार लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने केस जीत गए। और इसमें जो है सरकार को दिखते आए थे कि टीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना करता है, और जब जमीन एक कुछ ही वर्गों के मुट्ठी में हाथ में रहेगा तो ये सही नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने शेड्यूल नहीं बनाई है, 9वीं शेड्यूल बनाई है, और उसमें ये कहा गया कि कुछ जो कानून संसद बनाएगी और उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता है, वह कानून को सुप्रीम कोर्ट खारिज नहीं कर सकता है। इसको लेकर के यानी सुप्रीम कोर्ट को फैसला को पलटने के लिए 9वीं अनुसूची लाई गई थी, और इसको विधि मान्यकरण के नाम से जाना जाता है। तो 9वीं अनुसूची ऐसा करते समझ गए होंगे कि वैसे कानून जिसका सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता, साथ में खारिज नहीं कर सकता, वह कौन से शेड्यूल में मिलता है? 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची यानी एंटी डिफेक्शन, दल बदल से। आपको पता है कि जब शुरुआती समय में संविधान में इसका वर्णन नहीं था, तो बहुत सारे ऐसे नेता थे जो चुनाव किसी और पार्टी के चिन्ह पे जीतते थे, चुनाव चिन्ह पे, और बाद में पार्टी बदल करके वो क्या करते थे, किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाते थे, जिससे कि सरकार का जो स्टेबिलिटी थी वो खतरे में आ गई थी। तो राजीव गांधी की सरकार में 1985 में दल बदल अधिनियम आया, और इस पर ये है कि आप अगर सिंगल किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे लड़ते हैं और फिर छोड़ कर जाते हैं तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि सरकार अच्छी नहीं है, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल नहीं रहेगी, या उसकी नीतियाँ सही नहीं है, तो आप 2/3 विधायकों के साथ या सांसदों के साथ पार्टी बदल सकते हैं, दूसरी सरकार में जा सकते हैं, तभी आपका जो सदस्यता है मान्य होगा, अन्यथा आप अमान्य घोषित कर दिए जाएंगे।
11वीं जो है पंचायत की जो शक्ति है, उसके जो अधिकार है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये पंचायत और नगर पालिका जो है बाद में अस्तित्व में आई। पहले जो मूल संविधान में इसका मतलब DPSC में तो वर्णन था कि पंचायत का गठन किया जाएगा, लेकिन पंचायत का गठन बाद में किया गया। तो 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित है और 12वीं में नगर पालिका से संबंधित है। तो आपको अनुसूचियाँ आशा करते समझ में आ गई। चौथी, राज्यसभा में किसको कितनी सीटें मिलेंगी। 7वीं, शक्ति का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। 8वीं, भाषाएं, जो 22 भाषाओं का वर्णन है। 9वीं यानी विधि मान्यकरण, वैसे कानून जिसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती है। 10वीं यानी दल बदल का अधिनियम, और 11वीं पंचायत से संबंधित और 12वीं नगर पालिका से संबंधित। ठीक है, कुछ मूल अधिकार है। मूल अधिकार तो आपको पता है, सॉरी कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जैसे मूल अधिकार तो उसको हम लोग देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे अनुच्छेद हैं, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ही अनुच्छेद है जो इम्पोर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है ना, तो उसको थोड़ा देखते हैं। तो पहले जो है शुरुआत होती है आर्टिकल 1 जो है इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत क्या है, राज्यों का संघ होगा। 3 है जिसमें हम किसी का राज्य का जो है सीमा को बदला जा सकता है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट बनाया जा सकता है, नामकरण किया जा सकता है, वो क्या है आर्टिकल 3 है। 2 में है किसी विदेशी राज्य को मिलाना हो तो आर्टिकल 2 के तहत मिलाएंगे। तो 1, 2, 3 क्लियर हो गया। अब आते हैं नागरिकता 5 से 12 तक है। उसके बाद जो है 12 से मूल अधिकार स्टार्ट हो जाता है, 12 से 35 तक। उसमें देखते हैं 12 इंपोर्टेंट नहीं, 13 ये कहता है कि कोई भी कानून जो संसद बनाती है अगर वो मूल अधिकार का उल्लंघन करेगा, वायलेशन करेगा, तो वह कानून क्या हो जाएगा, खारिज कर दिए जाएंगे, वो कानून का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। 14 है कि समानता का अधिकार है, 14 से 18। तो 14 कहता है कि सभी नागरिक क्या है, समान। 15 है कि आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और 16(3) और 16(4, 16(3) और 16(4 ये कहता है कि किसी भी आधार पे लिंग, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16(3) में वर्णन है। 16(4) ये कहता है कि अगर समाज को जो मुख्य हाशिए पे मार्जिनलाइज सेक्शन है उसको अगर मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में लाना हो तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। क्योंकि एक आदमी बहुत आगे चला जाए, एक बहुत पीछे रह जाए, तो ये एक कल्याणकारी राज्य की पहचान नहीं हो सकती है। तो कल्याणकारी राज्य की पहचान इसी में है कि अगर जो बहुत पीछे छूट गया है तो और जो बहुत आगे चला गया है, तो दोनों को एक साथ लाने के लिए थोड़ा अगर इसको विशेष अधिकार देना पड़े, जो पीछे छूट गए मार्जिनलाइज सेक्शन, हाशिए पे खड़े समूह है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, यानी सकारात्मक भेदभाव, जिसके तहत आपको रिजर्वेशन मिलती है SC, ST, OBC, WS वगैरह। तो ये किसके अंदर, PH को 16(4) के अंतर्गत मिलती है। ठीक है, 17 यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता का अंत, यानी कि आज से छुआछूत प्रतिबंधित। ठीक है, यह क्या है, गैर कानूनी है ना, अमानवीय अपराध है। तो इसको क्या 17 को आपको क्या कर दिया गया है, जो छुआछूत की परंपरा एक लंबे समय से भारतीय समाज में रही थी उसको क्या कर दिया गया, यहाँ पे प्रतिबंधित कर दिया। 18 में जो उपाधियों का, आप किसी दूसरे राज्य से उपाधि नहीं ले सकते हैं, इसके लिए आपको सरकार की सहमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, 19 में आपको है वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का अधिकार है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, पोस्टर, बैनर, भाषण, प्रदर्शन, हड़ताल वगैरह जो भी है सब कितने में, आर्टिकल 19 में। 20 में जो है आपको कुछ अगर आपकी गिरफ्तारी है तो उसके पहले कारण बताया जाएगा, है ना, किसका आधार पर आपको गिरफ्तार किया जाएगा, कुछ आपके अधिकार है, मानवीय अधिकार, उसको 20 में वर्णन किया गया। 21 में जो है प्राण एवं देह से स्वतंत्रता, यानी आपका प्राण किसी भी स्थिति में, यानी जो आपकी लाइफ है उसको सरकार ले नहीं सकती। ठीक है, वो किसके तहत अगर लेगी तो वो जो संविधान के कानून है उसके तहत ही लिया जा सकता है, अगर वो वैसे कुछ किए हो तब, यानी अन्यथा 21 ये कहता है कि आपकी कभी भी, यानी कि इमरजेंसी में भी जो सब अधिकार खत्म हो जाते हैं, तो 21 आपका अधिकार आर्टिकल 21 खत्म नहीं होगा, किसी आधार पर सरकार आपका प्राण नहीं ले सकती। 21 का कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक है उसको
उसको राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, जो 2009 में आई थी शिक्षा का अधिकार 21 का, तो वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के छात्रों को, बालकों को या बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य, निःशुल्क तो है ये शासन, मैंडेटरी भी है, अनिवार्य। 22 में आपको जो है कुछ ऐसे विधियाँ बनाने का अधिकार है संसद को, जो इस समाज को, देश को खतरों से बचाए, यानी कुछ है जिसमें आपको मीसा, कोटा, है ना, इस तरह की जो यूएपी है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये सब सारी चीज़ें जिसके आधार पे आपको बिना किसी कारण बताए बंदी बनाया जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 22, ठीक है। 32 है कि जितने अधिकार है, अगर इस अधिकार में किसी अधिकार को सरकार अगर आपसे छीन रही है, आपका हनन हो रहा है, तो आप 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहाँ से रीट जारी करवा कर पूछ सकते हैं कि किस अधिकार से आपने इस अधिकार को छीना है। तो आर्टिकल 32 क्या है? आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति देती है अगर इस अधिकार का आपका हनन हो रहा है तो। 44 यानी डीपीएसपी का एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन आजकल देखने को मिल रहे हैं, ट्रेंड है इसका, है ना। तो डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, कि राज्य को नीति यानी जो नीति है उसको किस तरह से बनाना है उसको यहाँ दे। उसमें जो 44 है ये कहा गया है कि राज्य यह प्रयास करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, यानी जितने भी इस देश के नागरिक हैं एक कानून हो जो सभी पे लागू हो, व्यक्तिगत पर्सनल कानून है, ठीक है, जिसमें शादी है, तलाक है, गुजारा होता है ना, ये सब सारी चीज़ें इसमें आती हैं। 51 का में आपको पता ही है फंडामेंटल ड्यूटीज जो 11 तो है कि कौन सा कर्तव्य हर नागरिक का होना चाहिए जो देश के विकास में योगदान करे, है ना। उसके बाद 61 है, 61 आपको पता है कि राष्ट्रपति पर क्या है, महाभियोग लगाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति संविधान के दायरे से बाहर जाकर कुछ करते हैं या संवैधानिक विफलता के शिकार होते हैं तो उसमें उनके महाभियोग लाया जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 61 के तहत। 72 में क्षमादान है, अगर किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा अपराध किया है और राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं इसका सजा अगर फांसी के ज़्यादा हो जाएगी, तो उसके साथ ज्यादती हो जाएगी, अन्याय हो जाएगा, तो वो क्षमादान कर सकता है अगर लगे तो। 76 में आपको महाधिवक्ता, यानी महाधिवक्ता जो सरकार का सबसे बड़ा कानून के जानकार होते हैं, कानून के पक्षधर होते हैं, पक्षकार होते हैं, और इनको जो है जो है लोकसभा मतलब संसद में जाकर के बैठने का अधिकार है, सुनने का अधिकार भी है बहस को, लेकिन हाँ मत देने का अधिकार नहीं। 78 में जो है संसद का गठन है और प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को जो सलाह देते हैं वो इन्हीं आर्टिकल के तहत यानी 78 के तहत देते हैं। 85 में जो है संसद का जो सत्र चलता है, सत्रावसान होता है या संसद का विघटन हो जाता है, किस आर्टिकल के तहत होता है? 85 के तहत होता है। सारे कौन करते हैं? सत्रावसान को लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, विघटन कौन करते हैं? राष्ट्रपति। 108 यानी संयुक्त बैठक, किसी सामान्य मुद्दे साधारण विधेयक पर अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए लोकसभा और राज्यसभा में और पास ना हो तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, और वहां से बिल पास हो जाती है। 110 में जो है आपको धन विधेयक है। धन विधेयक वैसे हो जो पैसे के लेन देन से संबंधित होता है, और इसको जो है सबसे पहले इसकी पहचान कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, और इसको जो है 14 दिन से ज़्यादा राज्यसभा नहीं रोक सकती है, ठीक है। और इससे जो है क्या है, राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होती है धन विधेयक। 112 में जो है बजट यानी वार्षिक आय व्यय का वर्णन कहाँ मिलता है? 112। 124 में सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट का गठन किस आर्टिकल के तहत किया गया है? 124 124 के तहत। 143 तो इसके तहत जो है आपको राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं किसी मुद्दे पे। सलाह मानने को बाध्य नहीं है, इच्छा हो तो मानेंगे, नहीं होगे तो नहीं। 148 में आपको सीएजी यानी राज्य के जो खर्च का जो
सारी चीज़ों की जांच पड़ताल जो करते हैं वो कौन से आर्टिकल के तहत उनका पद है? CAG का 148 की तहत। 226 यानी जैसे 32 रीट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट किसी मूल अधिकार के हनन में, उसी तरह से राज्य सरकार भी राज्य के उच्च न्यायालय भी क्या कर सकती है? रीट जारी कर सकती है अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो। 243 में आपको लोकल गवर्नमेंट यानी जो पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिकाएं हैं उसका कहाँ पे वर्णन है? 243 में। 280 में आपको पता है कि फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग कि किस राज्य को कितने फंड देने, तो उसका जो फंड रिलीज करते हैं वो कौन से करते हैं? फाइनेंस कमीशन। किसके तहत? 280 के तहत। 312 ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस मतलब है कि संघ मजबूत हो इसलिए ऑल इंडिया सर्विस का प्रावधान किया है, जिसमें आपको IAS, IPS है ना, IFS आते हैं। और इसके तहत क्या है कि इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी, प्रशिक्षण केंद्र सरकार करेगी, लेकिन ये लोग सेवा कहाँ देंगे? राज्यों के अंदर सेवा देंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विस। 312 में। 324 में इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग है जो चुनाव कराने का कार्य करते हैं, है ना। तो 324 में आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे ध्यान एग्जाम जो बड़े क्वेश्चन सेटर हो उनका जाए और यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम में कि 324 में कौन सा वर्णन है? तो इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग। 338 और 338 का और 338 का यानी जो ऐसे दबे कुचले शोषित वंचित लोग हैं जिनकी आवाज सरकार तक पहुंचे, उनके लिए कमीशन बनाए गए। वो कमीशन के तहत सरकार तक आवाज पहुंचा, उनको उनके साथ न्याय हो। इसीलिए 338 में शेड्यूल कास्ट आयोग यानी कि SC आयोग, अनुसूचित जाति आयोग। 338 क में अनुसूचित जनजाति आयोग है और 338 ख में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है। और ये तीनों क्या है? संवैधानिक आयोग है, संविधान में इसका वर्णन है। 343 में आपको राजभाषा से संबंधित है कि राजभाषा हिंदी होगी और उसकी जो लिपि होगी वो क्या होगी? देवनागरी होगी। तो 343 राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी, यानी 343 किसी से भाषा से संबंधित है। उसके बाद आपातकालीन इमरजेंसी का प्रोविजन है कि अगर स्थिति संभालने कंट्रोल में ना आए तो उस समय क्या किया जाए, सरकार क्या कर सकती है, उसके बारे में 3 आर्टिकल 352, 356 और 360। 352 में पहले तो था कि आंतरिक अशांति के आधार पर जो कि लगाया गया था, 3 बार लगाया गया था। 300 पाकिस्तान युद्ध के समय, चाइना युद्ध के समय 62 और पाकिस्तान युद्ध के समय 65। और एक जो सबसे बहुत फेमस हुआ वो इंदिरा गांधी सरकार में जो लगाई गई थी 75 में, 1975 में 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल। बाद में इसको संशोधित करके क्या कर दिया गया? आंतरिक अशांति की जगह हटा करके लिख दिया गया सशस्त्र विद्रोह। अगर नागरिक जब शस्त्र उठा करके विद्रोह करना स्टार्ट कर देंगे तब जाकर के आप 352 को लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं। 356 में संवैधानिक विफलता अगर किसी राज्य सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रही है, संवैधानिक रूप से तंत्र एकदम विफल हो गया है, वहाँ संभालना उचित नहीं है और चुनाव भी जब मतलब तुरंत नहीं कराया जा सकता तो उसको संवैधानिक व्यवस्था 356 लगाया जाता है और यहाँ का जो शासन होता है वो राज्यपाल के हाथ में आ जाते हैं और डायरेक्ट केंद्र से वो संचालित होते हैं। 360 जो है क्या है? वित्तीय आपातकाल है। फाइनेंशियल अगर क्राइसिस हो तो केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान है कि 360 के तहत तो आपातकाल लगा सकती है, लेकिन आज तक इसको एक बार भी लगाया नहीं गया। 352 को तो 3 बार लगाया गया है, 356 हमेशा लगते ही रहते जब से चुनाव होना स्टार्ट हुआ है आज तक। 360 अभी एक बार भी नहीं लगाया गया। संविधान में किसी भाग में जरूरत के हिसाब से अगर संशोधन करने की बात आई तो कौन सा आर्टिकल के तहत संशोधन होता है? तो आर्टिकल 368। तो संशोधन भी एक साधारण बहुमत से होता है, विशेष बहुमत से होता है, तो लोग आप लोग देख लीजिएगा। और संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है? 368। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोगों ने अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स और मूल अधिकार जो महत्वपूर्ण है उनको देखने का प्रयास किया और आशा करता हूँ कि आपके एग्जाम में इतने ही चीज़ों से आपको अगर अनुसूची और मूल अधिकार से क्वेश्चन आते हैं तो यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। इसका मुझे पूरा विश्वास आशा है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखें, समझें। कोई दिक्कत हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें और बस सारी चीज़ों को जो टेलीग्राम पे क्यूज जो होती है उसको आप ज़रूर उसको अटेम्प्ट करें, जिससे कि आपकी एक
पॉजिटिव मोटिवेशन मिले, आपको एक सकारात्मक दिशा मिले। तो इसी सब बातों के साथ शुभकामनाएं और धन्यवाद।